हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। जैसे आपको पता है, ये हमारी सीरीज चल रही है डायरेक्ट विद जेआरएफ होल्डर, जिसमें ऑलरेडी आप हमारे काफी सारे जो स्टूडेंट्स ने जेआरएफ क्लियर किया है उनसे बात कर चुके हैं, उनकी स्ट्रेटेजी को समझ चुके हैं। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमारे साथ दो और लर्नर्स हैं जिन्होंने कॉमर्स में अपना जेआरएफ क्लियर किया है। सबसे पहले हमारे साथ हैं चक्षु सचदेवा, जिन्होंने कॉमर्स में अपना जेआरएफ क्लियर किया है। वेलकम चक्षु। थैंक यू सर। और उसके बाद हमारे साथ हैं अंकिता घोष, इन्होंने भी अपना कॉमर्स में जेआरएफ क्लियर किया है। वेलकम अंकिता। नमस्ते सर। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन, जब रिजल्ट देखा तो क्या उस मोमेंट को एक्सप्लेन करोगे कि जब आपने देखा कि सामने रिजल्ट में लिखा हुआ है क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ, तो वो मोमेंट कैसा था, आपको क्या लग रहा था उस टाइम पे चक्षु? सर वो मूवमेंट एक अनबिलीवेबल मूवमेंट था मेरे लिए। मैंने जब रिजल्ट देखा तो मैंने अपने मम्मा को बुलाया और मैंने बोला कि मुझे लगता है कि शायद, मुझे अभी भी अपनी आईज पे भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने क्लियर कर लिया है। मैंने कितनी बार डाउनलोड करके देखा एंड देन मुझे यकीन हुआ कि हाँ, मेरा जेआरएफ क्लियर हो गया है। और उस टाइम की हैप्पीनेस को मैं वर्ड्स में बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर सकती सर। अंकिता, आपको कैसा लगा जब आपने अपना रिजल्ट देखा? सर मैं तो बहुत बहुत खुश थी क्योंकि इतने दिनों की एफर्ट्स जो लगाए थे, इतने सैक्रिफाइसेस जो ड्रीम देखे थे जेआरएफ लाने की, वो अल्टीमेटली अब मेरे सामने हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की थी कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा पाई। फिर और भी एक ड्रीम देखा था कि जब प्रीवियसली आपका इंटरव्यू देखा था मैंने टॉपर्स के साथ, तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम मुझे भी क्लियर करना है जेआरएफ और सर के साथ अपनी जर्नी शेयर करनी है। तो उसकी वजह से मुझे अंदर से एक ड्राइव मिलता रहा। तो आज सब कुछ उसी की वजह से है। बहुत खुश हूँ सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप खुश हो, आपके पेरेंट्स खुश हैं, उससे ज्यादा तो कुछ चाहिए भी नहीं। तो सर जर्नी शुरू करने से पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से हो, क्या पढ़ाई की है और अभी करंटली क्या कर रहे हैं चक्षु? सर आई एम फ्रॉम जलंधर पंजाब। मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है बीकॉम बैचलर्स इन कॉमर्स में की है और पीजी मास्टर्स इन कॉमर्स में की है। और अब मैंने जेआरएफ क्लियर की है और अब मैं आगे पीएचडी के बारे में सोच रही हूँ। ओके, गुड। अंकिता, आप बताइए। सर मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। मैं अपने बीकॉम और एमकॉम में मेरे मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन था। फिर मैंने नेट के बारे में कुछ नहीं सोचा था। वैसे ही मैं प्राइवेट ट्यूशन्स पढ़ा रही थी, तो एक दिन यूट्यूब पे वीडियो स्क्रॉल करते करते आपका एक वीडियो मिला। तब से मैंने सोचा कि मुझे सर से ही पढ़ना है और मुझे मेरा एम फिर नेट के लिए ही हो बन गया था। वहीं से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। अब तो फिर जेआरएफ आ गया, अब तो रिसर्च फील्ड में ही जाना है। आप रिसर्च फील्ड में ही जाना चाहते हैं, चलिए अच्छी बात है। तो अगर हम बात करें अपनी ओवरऑल जर्नी के बारे में कि इस जर्नी की जो शुरुआत हुई है वो आपकी कैसे हुई है, या किस तरीके से आपने डिसाइड किया कि आप इस फील्ड में जाना चाहते हो। आपके पास काफी सारी फील्ड हैं, आपको पता है कि आप बैंकिंग में भी जा सकते हो, आप यूपीएससी में भी जा सकते हो, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। आपको क्यों लगा कि आपको जेआरएफ में ही जाना है चक्षु? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने भी जैसे बाकी स्टूडेंट की तरह आजकल जो सभी करते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब क्रैक करनी थी। तो उसके रिलेटेड मैंने अपना, जब मैंने एमकॉम में एडमिशन ली तो मैंने खुद से एक डिसीजन लिया था कि मैं 2 इयर्स अपने फुल मेहनत से गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ उसको क्रैक करने के लिए लगाऊंगी। एंड मैंने बहुत ज्यादा नहीं, 3 या 4 बैंक के पेपर दिए थे। बट उस टाइम में मुझे पता लग गया था कि ये मेरा पेस नहीं है, मुझे अपने टीचिंग लाइन में ही जाना है। एंड देन मार्च में मुझे हमारे कॉलेज में सेमिनार चल रहा था, तो सर ने बोला कि आपने यूजीसी में एडमिशन ली है
या आपने यूजीसी की तैयारी स्टार्ट की है? तो मैंने उनसे बोला नहीं, अभी मेरा कोई उस तरफ आइडिया नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने देखना स्टार्ट किया एंड देन फिर जब जून की नोटिफिकेशन आई तो मैंने उसको फिल किया एंड फिर मैंने बीच में लॉकडाउन हो गया तो उसके कारण बहुत ज्यादा फोकस जो था वो इधर उधर हो गया, बट फिर भी मैंने बोला कि नहीं, इस बार एक ट्राई करके देख लेते हैं, नहीं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में तो पक्का मैं जेआरएफ लेके आऊंगी। बट देन आपको मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया एंड उसके बाद तो मेरी जर्नी, सर आई कांट बिलीव कि मैंने जेआरएफ क्लियर कर लिया। इट्स ऑल बिकॉज योर मोटिवेशंस, जो एक जैसे डिसीजन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आप मेरी लाइफ में आए हो। इट्स लॉट लॉट रिस्पेक्ट सर। ओके अंकिता, आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कि आपने कैसे डिसाइड किया कि जेआरएफ करना है। सर मैंने अपना बीकॉम एमकॉम फिनिश किया तो मेरा मेरा यूनिवर्सिटी में भी मेरा मैंने टॉप किया था। तो वहाँ पे टीचर्स प्रोफेसर्स बोलते थे कि तुम नेट में ट्राई करो, पर मैंने उतना कुछ नहीं सोचा था क्योंकि इस फील्ड में मुझे कोई आइडिया नहीं था। एक फिर सेकंड मैंने एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड अंकिता, आपकी ना वीडियो पॉज हो गई है, आपकी मूवमेंट नहीं हो रही। आप एक बार एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो। सर लीव कर दूं? जी जी, लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, एक्चुअली फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको एडिट कर लेंगे हम, इतने सेक्शन को यहां से शुरू करेंगे दोबारा, ठीक है? 1 मिनट वेट कर लेते हैं, आराम से हो जाएगा। चलिए ओके ठीक है, अभी मैं वही क्वेश्चन दोबारा पूछूंगा, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, ठीक है? ठीक है सर। ओके तो अंकिता आप बताइए, आपने कैसे डिसाइड किया कि आपने जेआरएफ करना है या यूजीसी नेट की तैयारी करनी है? सर मेरा एज सच पहले से कोई इंटेंशन नहीं था कि इसी फील्ड में जाना है, बल्कि मुझे कुछ पता भी नहीं था नेट के बारे में। मैंने ऐसे ही घर वालों के कहने पे एमकॉम भी कर लिया था, पर बस उसमें टॉप आ गई थी मैं यूनिवर्सिटी में, तो टीचर्स बोलने लगे कि तुम नेट में ट्राई कर सकते हो। तो तब एज सच मैंने कुछ नहीं सोचा था, मैंने सिर्फ घर पे बैठकर प्राइवेट ट्यूशंस लेना स्टार्ट कर दिया। फिर एक दिन यूट्यूब पे आपके वीडियोस मिले, तभी से मैंने ऐसा टारगेट रखा कि मुझे अब तो नेट करना ही है और मैं सर से ही पढ़ूंगी। वहीं से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर मैं अनअकैडमी पे आपके वीडियोस फॉलो कर रही थी, आपके क्लासेस ले रही थी एंड मैंने 2019 में प्लस सब्सक्रिप्शन भी लिया था, उसी से मैं अभी तक पढ़ रही थी। तो अब जाके मेरा सेकंड अटेम्प्ट में मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ है। तो ओवरऑल जर्नी कैसी रही, अगर मैं आपसे पूछूं कि जर्नी है वो वैसे ही काफी लंबी हो गई थी, आपको पता है। हम इस सेशन की बात करें तो इट इट 11 महीने तक, 10 महीने तक लाइक चला गया था एग्जाम, मतलब अराउंड 9.5 मंथ तक चला गया था, जनवरी से लेके मिड अक्टूबर तक, ठीक है? 17 को पेपर था। तो इस जर्नी में अपने आप को कैसे मेंटेन रखा, लाइक कैसे फोकस रखा, क्योंकि इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन, कोविड आ रहा है और लॉकडाउन हो रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो किस तरीके से अपने आप को फोकस रखा इसमें? चक्षु सर, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो पहले तो क्लियरिटी ही नहीं हो रही थी कि एग्जाम कब होगा, बट फिर आपकी जो एक मोटिवेशनल वीडियो से आपने बोला कि स्टडी पे फोकस्ड रहो, स्टडी पे फोकस्ड रहो, तो थोड़ी थोड़ी कंसेप्ट क्लियरेंस की तरफ तैयारी करनी स्टार्ट की। आपकी वीडियोस को फॉलो किया अनअकैडमी पे एंड आपके टेलीग्राफ के नोट्स जो आते हैं, एंड दैट वाज सो हेल्पफुल। एंड आपकी जो कॉमर्स नेट अचीवर्स है यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब किया और उसके बाद तैयारी करनी स्टार्ट की। हर टाइम थोड़ा थोड़ा, अगर सारे दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होता था तो वो करते करते करते
तो इसकी ऐसी जर्नी रही। मतलब और कहीं ना फिर कहीं ये वीडियोस, ये लेसन्स, ये ऑडियोज, इन सभी ने काफी हेल्प किया अपने आप को मेंटेन रखने के लिए। सब बहुत ज्यादा। जी तो जी। जब भी कहीं कॉन्फिडेंस लूज होता था, आप उसी टाइम अपनी वॉइस मैसेज जो आप टेलीग्राम पे हर टाइम, हर डेली के डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग शेयर करते हो, उसने सर बहुत ही ज्यादा बूस्टअप एनर्जी को दिया है इसको क्रैक करने के लिए। अच्छी बात। ओके अंकिता, आप बताइए आपने आपको कैसे फोकस रखा अपने इस पूरी जर्नी में? सर मैं मतलब मेरी लॉकडाउन में कुछ स्ट्रेटेजी चेंज नहीं हुई थी। मैं पहले से ही, जब मेरा नेट क्लियर हुआ था दिसंबर में, तो मैंने उसके बाद ही पढ़ाई पूरा फोकस से शुरू कर दिया था। वहीं से क्लास ले रही थी, मतलब रेगुलरिटी चल रही थी तब से। फिर मैं जब लॉकडाउन आया, फिर आपके क्लासेस बंद हो चुके थे, फिर भी मैं आपके रिकॉर्डिंग्स देखती रही उनसे। मतलब मैंने एक भी दिन गैप नहीं दिया अपने स्टडी में। एवरी डे आई यूज टू स्टडी, क्योंकि उस फ्लो को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं उसको बनाने में बहुत दिन लग जाते हैं, पर टूटने में एक दिन भी नहीं लगता। इसलिए मैंने वो कंटिन्यू चलाया था सर। और आपके जो टेलीग्राम पे जो मैं अपने मोटिवेशन मैसेज जो आप भेजते थे, उसको रोज सुनती थी, तो उससे बहुत बूस्टअप होती थी मैं। तो इससे और भी पॉजिटिविटी मिलती थी। ऐसे ही सर हो गया। मतलब कहीं ना कहीं संभाले रखा अपने आप को, 1 महीना, फिर 2 महीने, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फाइनली यस 9-10 सर। महीने की जो मेहनत थी उसका रिवॉर्ड है वो आपको मिल गया है, और आपको लगता है कि हाँ चलो फाइनली यस सर। वी डिड इट, और हम सही है। आगे मूव कर सकते हैं। लाइक बहुत हाँ सारी सर। ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो गई हैं, आप उनमें क्या कर सकते हो, वो उसमें जा सकते हो। हाँ अगर स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही, तो पहले मैं जानना चाहूंगा आपकी पेपर 1 की स्ट्रेटेजी, कि पेपर 1 को आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया, क्या क्या ध्यान रखा, कहाँ से फॉलो किया, क्या फॉलो किया? चक्षु। सर एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मुझे तो ग्राउंड से स्टार्ट करना था, क्योंकि मुझे कंसेप्ट पूरे सिलेबस की कोई नॉलेज नहीं थी। तो मैंने पहले 3-4 टॉपर्स की वीडियोस देखी, और हर एक ने आपका ही चैनल को रेकमेंड किया। फिर मैंने आपके चैनल पे जाके ग्राउंड से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, स्टेप बाय स्टेप अपने कंसेप्ट को क्लियरिटी दी। एंड देन फिर आप अन अकेडमी पे हो, तो वहां पे जो मॉक्स थे मैंने उसको अटेम्प्ट किया। आपने कितने ज्यादा एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर्स के पीडीएफ जो आप सेंड करते हो, वहां से मैंने अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप किया, और इस तरह मैंने अपना पेपर 1 को पूरे फोकस्ड होके उसकी प्रिपरेशन की। ओके अंकिता, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही पेपर 1 के लिए? सर, मैंने जब से आपके वीडियोस, आपके क्लासेस फॉलो किए थे, उसके बाद मेरा एक डिसिप्लिन्ड वे में सब कुछ करने का वो बन चुका था, कि शेड्यूल बन चुका था कि पहले सिलेबस को ख़त्म करो, फिर नोट्स बनाओ। मैंने आपके रिकॉर्डिंग, मतलब क्लासेस से बहुत सारे रनिंग नोट्स बना रखे थे। उसी से उसको फिर रिवाइज करते जाओ। मैंने एग्ज़ाम से पहले तो कम से कम 5-6 बार पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया था। फिर उसके बाद एमसीक्यूज जो आपके सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल रहते थे, मैं वो कर लेती थी। फिर जो अनअकैडमी में जो मॉक्स एंड ऑल मिलते हैं, मैं वो लाइव देने की कोशिश करती थी, क्योंकि उससे आपको एक रियलिटी चेक मिल जाता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। एंड जो नहीं हो पाता था, उसको मैं उसके सॉल्यूशंस देख लेती थी, और फिर उनके जो मेरे गलती मिस्टेक्स है, उनको मैं वन लाइनर्स बना के लिख लेती थी अलग से कॉपी में, और उसको रिवाइज करती थी, क्योंकि वो आप एक बार देखने से आपके माइंड में सेट हो जाता है। ऐसे चला फिर। मतलब मॉक्स का काफी बड़ा रोल रहा, आपको लगता है कि मॉक्स जी लगाने सर। चाहिए और उसका एनालिसिस है वो भी प्रॉपर तरीके से आपको करना चाहिए, और वो ज्यादा जरूरी है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स को लगता है मॉक लगा दिया दैट्स इट, बट एक्चुअली में जी उसका सर। पर्पस तब सॉल्व होता है जब आप उसका प्रॉपर हाँ, एक एनालिसिस करते हो। मतलब मैं हमेशा आप आपको नहीं भी यही लगाओ बोलता तो बाद में सॉल्यूशंस को गो थ्रू कर लोगे तो भी बहुत हो जाएगा। हूं, हाँ, लाइक कि अगर आप 1 घंटे का मॉक दे रहे हो ना, तो उसे 1 घंटा उसका एनालिसिस को भी दो। 1 घंटे के हाँ मॉक को 2 घंटे में कवर करो, तभी आपको उसका एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि उस मॉक का पर्पस आप इम्प्रूवमेंट है, लाइक आप उसको सीखना चाहते हो कि यहाँ पे जी जो गलती सर। हुई है
वो मेरी फिर आगे के पेपर में या आगे के मॉक्स में वो मेरी गलती नहीं होनी चाहिए, तो मुझे उस पर थोड़ा सा काम जी करने की सर। जरूरत है। तो ये तो आपकी ओवरऑल पेपर 1 की स्ट्रेटेजी रही कि आपने प्रॉपर्ली क्लासेस को फॉलो किया, आपने चैनल को प्रॉपर्ली फॉलो किया। पेपर 2 कॉमर्स, क्योंकि अपने आप में बहुत वास्ट सिलेबस है, मतलब इतना सारा सिलेबस हम खत्म कब करें, कब रिवाइज करें, कब एमसीक्यू करें, हमेशा से कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि इतना सारा कैसे किया जाए। तो आपने कैसे किया ये बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में मैं यूनिवर्सिटी टॉपर्स रही हूँ, तो उसके कारण मेरी कंसेप्ट की क्लियरिटी कॉमर्स में पहले से ही थी। और साथ साथ मैं प्राइवेट ट्यूशंस लेती हूँ बड़े बच्चों की कॉलेज की, तो उसके साथ साथ मेरी फिर से वो कंसेप्ट बार बार रिवाइज होते रहते थे, तो इसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। और बाकी आपकी जो स्मॉल पीडीएफ्स होती हैं, जो क्रक्स आप भेजते हो, उसकी मैंने हैंड नोट्स तैयार किए थे, और वो लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए एक बहुत ज्यादा फ्रूटफुल थिंग साबित हुई थी। ओके, कुछ स्पेसिफिकली किया आपने कॉमर्स के लिए चक्षु? स्पेसिफिकली सर बुक्स वगैरह तो नहीं, आपकी वीडियोस को ही फॉलो किया और आपकी पीडीएफ्स को फॉलो किया। ओके, उससे आप सेल्फ नोट्स बनाते थे मतलब? तो यस, हाँ, सेल्फ नोट्स 10-20 पेजेस के, और लास्ट मिनट में उसको रिवाइज करके, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते थे और वो जल्दी रिवाइज हो जाते थे, और वो बहुत सभी से सभी उसमें से ही ज्यादा आए थे पेपर। ओके, चलो ये तो आपकी स्ट्रेटेजी रही कि क्लासेस से आप प्रॉपर्ली नोट्स बनाते थे और उसको आप बाद में यूज करते थे। अंकिता, आपकी सही। स्ट्रेटेजी क्या रही कॉमर्स के लिए, क्योंकि आपका पहले नेट हो चुका था तो आप जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे? जी सर। सर मेरा थोड़ा प्रैक्टिकल पोर्शन थोड़ा वीक था, इसलिए मैंने थ्योरी को अपना स्ट्रेंथ बनाया। और कंसेप्ट्स पहले से थोड़े क्लियर थे, क्योंकि बीकॉम और एमकॉम में मैंने भी टॉप किया था और बच्चों को मैं भी पढ़ा रही थी हायर क्लासेस के, तो वो ब्रश अप होते रहते थे कंसेप्ट्स। फिर मैंने वो अपने नोट्स बनाए थे, नोट्स बनाए थे जिसमें मैंने उसको ही बार बार करके रिवाइज किया था। तो यही था सर। पेपर वन में जैसे सर पेपर वन में जैसे मैं बोलना चाहूँगी कि आपने जो लास्ट में जो मैराथन्स लिए थे, तो वो मैंने नहीं तो फिर छोड़ रखा था वो यूनिट मैंने छोड़ रखा था, पर वो मैराथन्स मैंने 3-4 बार सुन लिया था। और जो उसमें आप वो रैपिड फायर का जो सेशंस लेते थे, उसमें तो मतलब सारे रिकॉल हो जाते हैं और उसके बाद भूलना तो इम्पॉसिबल हो गया था। तो वो यस, मैराथन दैट ने वाज आपकी काफी हेल्प की पेपर 1 और 2 जी के लिए? सर। पेपर 2 आपके में जो इनकम टैक्स का आपका जो सेशन चला था एग्जाम के पहले, उसमें जो डायरेक्टली 3-4 क्वेश्चन मुझे मिल गए थे, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सब आपके ही वो सेशंस में से आ गए थे। ओके, तो यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ वो लर्नर्स जितने भी देख रहे हैं, अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे अराउंड मैंने 28 मैराथन ली हुई है, मतलब अब टोटल अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ 90 आवर्स की क्लासेस हैं, जिसमें पूरा पेपर 1 के बहुत सारे कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो रहे हैं, एमसीक्यू भी हैं और कंसेप्ट्स भी हैं, 100% श्योर टॉपिक्स भी हैं। और उस सभी का लिंक मैंने आपको एक पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल कॉमर्स नेट अचीवर्स पे दिया हुआ है। तो जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो फ्री प्लेटफॉर्म पे हैं चाहे वो पेड प्लेटफॉर्म पे हैं, आप उसको जरूर से देखिएगा, डेफिनेटली आपको उससे काफी फायदा होगा। देखिए, अभी तक जितने भी टॉपर्स आए हैं सभी ने उन क्लासेस का जिक्र किया है कि वहां से सर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, तो वो है ही है, इस तरीके से प्लान की गई है। आपको भी उन चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो फ्री है, उसके लिए आपको कोई पैसा या प्लस सब्सक्रिप्शन लेने की भी जरूरत नहीं है, आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। और जो बच्चे अभी सेट का एग्जाम देने वाले हैं 28 को, उनके लिए तो वो कंपलसरी हो जाती हैं, आप उनको जरूर से देख के जाइए। आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी रही पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, जिस तरीके से आपने स्ट्रेटेजी को फॉलो किया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कॉमन सा आता है एमसीक्यू से रिलेटेड, काफी सारे बच्चे इस वजह से एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि वो एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते हैं। आपकी एमसीक्यू के प्रति स्ट्रेटेजी क्या थी? आपको क्या लगता है कि एमसीक्यू आप मतलब आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए या पीवाईक्यू के लिए या मॉक्स लगाने के लिए? चक्षु सर, जैसे कि मैंने बताया मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्ट्रेटेजी थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को
क्लियर कर सकूं, उस पे अपना ग्राउंड पे पूरी प्रिपरेशन कर सकूं, क्योंकि अगर मुझे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो वहां पे मैं एमसीक्यू खुद ब खुद उस कंसेप्ट के बेसिस पे सॉल्व कर लूंगी। बट आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप पीडीएफ के थ्रू सेंड करते थे, एंड अनअकैडमी पे लाइव मॉक्स तो मैंने अटेंड नहीं किए हैं, बट ऑफलाइन मॉक्स अटेंड करके खुद को सेल्फ एनालिसिस करके, और जो वहां पे और आगे कंसेप्ट क्लियरेंस होती थी, क्योंकि जो गलत होते थे उसके साथ के सोल्यूशंस में जो कुछ वर्ड्स ऐसे स्पेसिफिक आते थे उसको मैं गूगल करती थी, एंड वो सर्च करके उसके साथ लिंक्ड और सब जो कंसेप्ट की क्लियरेंस आती थी। एंड देन आपके जो लास्ट मिनट्स पे जो 10-10 मिनट्स के एमसीक्यू सेशंस आप अनअकैडमी पे लेते थे, दैट वाज सो हेल्पफुल सर। उसने बहुत ज्यादा बूस्टअप किया था कंसेप्ट की क्लियरिटी। ओके अंकिता, आपने क्या स्ट्रेटेजी यूज की एमसीक्यू के लिए? सर मैंने पहले ज़्यादा फोकस अपने कंसेप्ट्स पे किया था, क्योंकि जैसे सबको पता है यूजीसी का क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली कभी नहीं पूछा जाता है, वो अंडरलाइन कंसेप्ट से ही आते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है तो ही आपको उस माइंड में स्ट्राइक करेगा आंसर। तो मैंने पहले वो किया, फिर एमसीक्यूज किए मैंने। मतलब मिनिमम मैं दिन में 100 एमसीक्यू से लगाती थी। और पीवाईक्यूज मैंने पिछली बार किया था, इस बार फिर दोबारा से नहीं किया था। बस आपके यूट्यूब के सेशंस देख लिए थे, और टेलीग्राम में जो आप सेंड करते थे वो प्रैक्टिस कर लिए थे। फिर एक और स्ट्रेटेजी रहती है कि आपको एमसीक्यूज को मतलब अगर आप किसी तरह से मतलब आपको कुछ आइडिया नहीं है क्वेश्चन के बारे में, तो आपको एक ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि आप कैसे उसे मतलब एजुकेटेड गेस लगा के उसे सॉल्व कर सकते हो। फिर आपको क्वेश्चंस में सब वर्ड की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपका जो नॉट वाले क्वेश्चंस है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे आप बोलते थे वो आपका क्रश है तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये सब नॉलेज भी साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो हमें नहीं मिलते, तो ये सब लॉजिक लगाना पड़ता है। ओके, तो कहीं ना कहीं मतलब एमसीक्यू सॉल्व करना और एमसीक्यू सॉल्व करने की टेक्निक सीखना और उनका एनालिसिस करना, Yes, मतलब हर चीज की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। आप लाइक अगर आपको पता है कि एजुकेटेड गैस कैसे लगाना है तो आप उससे लगा yes, सकते हो, आप एक अच्छी अप्रोच के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हमने बात की एमसीक्यू की, अभी बात करते हैं हम रिवीजन की। रिवीजन के लिए हमेशा से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है कि रिवीजन सर कैसे करें, कितने दिनों के बाद करें, वीकली करें, डेली करें या पेपर से पहले ही करें। तो आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या थी? आपने किस तरीके से सिलेबस को कवर भी किया और उसको रिवाइज भी किया? चक्षु। सर रिवीजन स्ट्रेटेजी, क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने पहले सारा सिलेबस और कंसेप्ट क्लियरेंस की तरफ फोकस किया। और मैंने बट साथ साथ आपकी वीडियोस के साथ साथ छोटे छोटे नोट्स बनाती गई छोटी छोटी कॉपीज में, ताकि मैं एंड टाइम पे आके उसको एक टाइम तो रिवाइज कर ही सकूं। और रिवीजन की ये स्ट्रेटेजी थी कि मैं साथ साथ प्रीवियस ईयर और मॉक्स में जो एमसीक्यूज थे उससे रिवाइज होता रहता था मेरा पुराने कंसेप्ट, एंड देन जो लास्ट में जाके फिर मैंने छोटे नोट से सारा सिलेबस एक बार रिवाइज कर लिया। ओके, तो मतलब प्रॉपरली आपने उसको वेटेज दिया रिवीजन को कि रिवीजन किए बगैर आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर तो सकते। क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो मैंने यही सोचा हुआ था कि अगर थोड़ा सिलेबस रह भी गया तो ठीक है, बट एक बार रिवाइज करके जरूर जाऊंगी। ओके, तो आपके लिए इंपॉर्टेंस है। अंकिता, आपके लिए रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या थी और किस तरीके से आपने उसको यूज किया? सर इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए रिवीजन तो मस्ट है। रिवीजन इज द की आप बोल सकते हो। मैंने तो मतलब एग्जाम से पहले 5-6 बार पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया था। और आपके क्लासेस के साथ साथ मैं अपने क्रिस्प नोट्स बनाती थी, रनिंग नोट्स, जो कि बहुत हेल्पफुल रहा। कि मैंने एग्जाम के पहले दिन ही मैंने एक दिन में पूरा सिलेबस खत्म कर लिया था रिवीजन करना। ओके, और मैं थोड़ा मुझे वो रिकॉल करने में प्रॉब्लम आता था, इसलिए मैं सारा दिन जो पढ़ती थी
उसको मैं जब नोट्स बनाती थी उसको रात में सोने से पहले एक बार गो थ्रू कर लेती थी, इसमें माइंड में सेट हो जाता था सब। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यूजीसी नेट एग्जाम है वो एक तरीके का कॉम्बो है, अलग अलग चीजों से मिलके, कंसेप्ट है, कंटेंट है, एमसीक्यू है, क्विज़ेस है, पीवाईक्यू है, रिवीजन है। तो जब तक ये सारी चीजें आपस में मिलती नहीं है तब तक वो क्लियर नहीं होता। मतलब अगर आप एक चीज भी मिस कर देते हो, सपोज आपने रिवीजन मिस कर दिया, तो इसका मतलब आपने पूरा एग्जाम मिस कर दिया। आपने एमसीक्यू मिस कर दिए तो आपने पूरा एग्जाम मिस कर दिया। आपने कंसेप्ट मिस कर दिए तो वो भी आपने क्या कर दिया, उस तरीके से आप उसको मिस कर दोगे। ये सारी चीजें तो चलती हैं जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो। उसके बाद फिर वो आपका लड़ाई वाला दिन आता है, मतलब जिस दिन आप जंग जीतने के लिए निकलते हो कि आज हमारा एग्जाम है, जो 17 अक्टूबर को था। एग्जाम में जाके अपने आप को कैसे संभाला, एग्जाम में कभी लगा कि स्ट्रेस आ रहा है, एंजाइटी हो रही है, प्रेशर हो रहा है, उसको फिर किस तरीके से हैंडल किया? एग्जाम स्ट्रेस जो एग्जाम में बैठ के आपको महसूस हुआ, चक्षु। सर उसमें भी आपका ही थैंक यू और आपका ही बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपने जो सुबह और उससे एक दिन पहले जो मोटिवेशनल वॉइस मैसेजेस दिए थे सर, उसने बहुत ज्यादा हेल्प की है हमारी एंजाइटी और स्ट्रेस को दूर रखने के लिए। आपने सिर्फ एक बात बोली थी कि अपने ड्रीम की तरफ फोकस रखना और अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना और स्ट्रेस को सबसे कम रखना, तो सर वही स्ट्रेटेजी रही मेरी अपने एग्जाम की एंजाइटी को दूर रखने की। ओके अंकिता, आपने एग्जाम स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया? मैंने आपके जो मोटिवेशन सेशंस आते थे उसमें से अब मैंने तो जाके ही अपना वो सक्सेस चार्ट बना लिया था, जो कि आपको हर वक्त ये रियलाइज कराता रहता है कि आप ऑलरेडी टॉप पे हो और यू कांट अफोर्ड टू गो डाउन नाउ। तो वो सब बना के मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आ गई थी। तो इस बार मुझे ऐसा सच कोई स्ट्रेस नहीं फील हो रहा था, लग रहा था कि एक और मॉक जैसा ही दे रही हूँ। एंड वो बाहर आके जो आपने बोला था कि अपने आप से शीशे में अपने आप को देख के ये बोल सको कि यस आई हैव गिवन मैं 100%, तो वो मैंने बोला था तो तभी मुझे यकीन आ गया था कि इस बार मैं क्रैक कर लूंगी। ओके तो मतलब कहीं ना कहीं वो सक्सेस चार्ट है या वो टेक्निक्स हैं जो आप सीखते जी हो, सर। उनको अप्लाई करते हो, उससे आपको एडवांटेज है वो जरूर मिलता है। तो देखिए, बातें तो बहुत सारी की जा सकती हैं, बट क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड ही होता है, तो ओवरऑल आपने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया आने वाले एस्पिरेंट्स जो हैं, वो आने वाले जो एग्जाम देंगे अभी या जो किसी वजह से इस बार एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। आई होप कि आपकी ये सारी बातें हैं उनको अच्छी लगी होंगी, उनको सीखने का मौका मिला होगा इससे। लास्ट में मैं चाहता हूं कि आप एक एक मिनट में अपना एक मैसेज दीजिए अपने लर्नर्स के लिए, जो अभी एग्जाम देने वाले हैं या किसी वजह से इस बार क्लियर नहीं कर पाए या गिव अप कर चुके हैं, कुछ भी। चक्षु। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलूंगी कि गिव अप नहीं करना है बिल्कुल भी। अपने पेरेंट्स को, अपने ड्रीम्स को सबसे आगे रखो और उनके बारे में सोचो। अगर आप इनके बारे में सोचोगे तो आपको अंदर से एक पावर, एक बूस्टअप मिलेगा अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और अपने कंसेप्ट को सबसे पहले क्लियर करो, उसके साथ साथ एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज को रिवाइज करते रहो। उससे आपके जो पुराने कंसेप्ट हैं वो खुद क्लियर होते रहेंगे और एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज करके जरूर जाओ। और आपकी मोटिवेशनल वीडियोस जरूर देखो, जरूर देखो, वो एक माइलस्टोन है आपकी सक्सेस के लिए। चलिए ठीक है, अंकिता आपका मैसेज। सर मैं बोलना चाहूंगी पहले तो आपको खुद को डिसाइड करना है कि आप ये सच में करना चाहते हो, इसके लिए डेडिकेटेड हो पाओगे कि नहीं। और अगर हो तो ये सिचुएशन लाना चाहिए कि या तो जान लगा दो या फिर जाने ही दो, ऐसा सिचुएशन होना चाहिए। और फिर फोकस रहना चाहिए, उसी पे स्टिक रहना चाहिए, ज्यादा यहाँ वहाँ भटकना नहीं चाहिए, सिर्फ एक एजुकेटर को फॉलो करना चाहिए। मेरे लिए तो वन स्टॉप सोल्यूशन वाज यू। देन मैं इस लर्नर्स को बोलना चाहूंगी कि सारे प्लेटफॉर्म्स में अनअकैडमी में जाके तलवीर सर के फ्री वीडियोस भी देख लो, तो वहाँ पे भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड अगर आपको मेरी जैसी सिचुएशन, जैसे मेरी एक रेगुलरिटी नहीं बनती थी पढ़ाई में, तो इसलिए मैंने प्लस सब्सक्रिप्शन लिया था, तो आप भी वो ले सकते हो जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा
क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह है तो आपको रिटर्न में JRF लेटर ही देगी। दिस आई कैन एश्योर। ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने डिटेल में अपनी पूरी स्ट्रेटेजी, पेपर 1 या पेपर 2, रिवीजन, MCQ, कॉन्सेप्ट, पेपर का स्ट्रेस, हर चीज को आपने काफी डिटेल में बताया और मुझे लगता है कि इससे आने वाले जो लर्नर्स हैं, जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको काफी हेल्प हुई होगी। सो पहले तो एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बहुत बहुत आपके JRF के लिए। चक्षु, आपको भी और थैंक यू अंकिता, सर। आपको भी, आपने एग्जाम क्रैक सब किया और आपकी वजह थैंक यू से है। सो मच, आपने टाइम निकाला बात करने के लिए, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे आज के वो टॉपर जिन्होंने कॉमर्स के एग्जाम में अपना JRF क्रैक किया है। आई होप कि इनकी जो स्ट्रेटेजीज थी, इनकी जो अप्रोचेस थी, इनके जो टैक्टिक्स थी, उससे आपको सीखने को काफी कुछ मिलेगा। देखिए, ये सारे लर्नर्स या ये जो सारे JRF होल्डर्स हैं, उनको आपके साथ मिलवाने का, आपके साथ लेके आने का पर्पज यही है कि आप इनके एक्सपीरियंस से सीखें। कहीं ना कहीं ये अपनी गलतियां भी बताते हैं, या आपको उस सिचुएशन से निकलना भी सिखाते हैं जहां पे कहीं ना कहीं आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करोगे। तो इन वीडियोस को एज वीडियोस ना मान के कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, देखा कीजिए कि मैं कौन सी चीज मिस कर रहा हूं, या वो JRF होल्डर ने ये किया था, मैं ये चीज मिस कर रहा हूं। तो इन वीडियोस को सीखने के पर्पज से देखा करो। अगर आप इनको सीखोगे, आप इनकी अप्रोचेस को सीखने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो ये आपको डबल बेनिफिट देंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे अपनी फीडबैक है वो जरूर लिखिए। आने के एडमी पे फॉलो कर सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, उससे आपको एक ही जगह पे पूरे का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपर के साथ। सो थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।